जासूसों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी और उन पर बनी बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी। और जब किसी खुफिया एजेंसी की बात होती है तो हमें यही लगता है कि सभी देशों की अपनी अपनी खुफिया एजेंसीज होती हैं जो उनको बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्दे के पीछे से काम करती हैं। उदाहरण के लिए भारत की रॉ, आईबी, अमेरिका की सीआईए, एफबीआई, इजराइल की मोसाद इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे बीच में एक ऐसी खुफिया एजेंसी भी मौजूद है जो किसी एक देश को नहीं पूरी बल्कि पूरी दुनिया को चला रही है, जो इतनी ताकतवर है कि कई पावरफुल लोग जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इनके मेंबर हैं और दुनिया भर की सरकारें इस खुफिया एजेंसी के इशारे पर चल रही कठपुतली मात्र हैं जो इसके हिसाब से काम कर रही हैं। कहा जाता है कि इस खुफिया एजेंसी का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि किसी को थोड़ी सी भी भनक लगे तो ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी होने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता कि इसे चलाता कौन है, कौन है इसका मुखिया, कहां है इसका हेडक्वार्टर, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कहां इनकी मीटिंग्स होती हैं। साथियों, हम जिस खुफिया एजेंसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है इल्यूमिनाटी। लगभग 250 साल पहले अस्तित्व में आया यह खुफिया समूह तब से लेकर आज तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा रह चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के वर्ल्ड वॉर, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या, इवन 9/11 की अटैक और कोरोना महामारी तक को फैलाने में जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे जिस खुफिया समूह के होने का दावा किया जाता रहा है उसका नाम है इल्यूमिनाटी। लेकिन इस खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई बातें और दावे यही खत्म नहीं होते, क्योंकि जब आप इस खुफिया एजेंसी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो उससे जुड़ी हुई ऐसी बातें सामने आती हैं जो काफी भयानक सी हैं। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो ब्लैक मैजिक का यूज करती है। ये लोग ल्यूसीफर नाम के शैतान की पूजा करते हैं और उसकी आंखों को अपनी एजेंसी के प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं। कई लोग तो ऐसे दावे भी करते हैं कि इससे जुड़े हुए लोग चीजों को प्रमोट करते हैं और इससे जुड़ी हुई फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज इस खुफिया एजेंसी को अपने फैंस की। अगर थोड़ी देर के लिए इस समूह से जुड़े हुए सारे तथ्यों को बिल्कुल सही मान लिया जाए तो इसका निचोड़ यह निकलता है कि दुनिया में हो रही तमाम बड़ी घटनाएं इसके द्वारा प्रायोजित हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मगर इल्यूमिनाटी नाम की संस्था हम सबको कंट्रोल कर रही है। लेकिन इन सारे तथ्यों को जानने के बाद यहां पर बड़ा सवाल उपजता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ी इन सारी बातों की वास्तविकता क्या है। क्या सच में यह खुफिया एजेंसी दुनिया को कंट्रोल करती है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? अगर इसका सीधा जवाब आपको दिया जाए तो इल्यूमिनाटी के अस्तित्व में होने को लेकर लोग भी दो हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। एक समूह है जो इसको सिर्फ इतिहास में घटित हुई घटना का हिस्सा मानता है, तो वहीं दूसरा समूह इसे आज भी एक ताकतवर सक्रिय खुफिया एजेंसी मानता है। और इल्यूमिनाटी के प्रति लोगों का यह मत काफी हद तक तय होता है इसके इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं और सवालों से। इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देने वाले हैं कि कैसे इस खुफिया एजेंसी समूह इल्यूमिनाटी का उदय हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा बना और सबसे जरूरी बात, क्या हमको इस खुफिया एजेंसी से डरने की जरूरत है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कैसे स्थापित हुई इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी की खबर सुनते सुनते अभी तक मन में इस प्रकार का भाव आने लगा होगा कि ये जो भी करता है उसके बारे में होने के बाद पता चलता है। अगर पहले पता चल जाता तो जाने क्या होता। तो भाई मेरे, वो फिर कैसे कोई खुफिया एजेंसी रहती। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के अंदर ज्योतिषी में वो ताकत है जिसकी वजह से आपको भविष्य में घटने वाली चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक न्यूज़ साझा कर रहा हूं। वर्ष 2017 में ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2024 के अंदर जनवरी में श्री राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर 2017 में 24 की घटना का जिक्र कर दिया गया और वो होता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो है, हमारी ज्योतिष में कुछ तो है। मैं ज्योतिष पर यकीन करता भी हूं और ज्योतिष पर जब यकीन करता हूं क्योंकि ये अपने आप में एक साइंस है, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि जब ये साइंस है तो इसका कैलकुलेशंस के साथ बेहतरीन समायोजन होगा। कैलकुलेशंस तो इंटरनेट पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं, एप्लीकेशंस पर बहुत स्मूथली की जा सकती हैं। और ऐसे करते करते मैं जा पहुंचा एक एप्लीकेशन के नजदीक, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के नजदीक जिसका नाम था एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक ऐप पर बस मैंने यूं ही अपने आप को रजिस्टर किया और जांचकर अपने डेटा चेक करना शुरू किया कि क्या एप्लीकेशंस के थ्रू भी साइंटिफिक मैनर में क्या यह जांचा जा सकता है कि फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कितने सटीक हैं, या भविष्य में जो मेरे साथ घटित हुआ है क्या इनके बारे में ऐप की कैलकुलेशन से यह पता चल सकता है। क्या वहां पर ऐप के थ्रू दिए जा रही सुविधाओं में जो एस्ट्रोलॉजर्स बिठाए जा रहे हैं क्या वो सटीक कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी एस्ट्रोटॉक से अपनी डिजिट्स देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जैसी जानकारी साझा करके जांचने का प्रयास किया। जानकारियां बहुत हद तक सटीक निकली, बहुत ज्यादा शॉकिंग जानकारियां कि आप इस प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप कुछ इस प्रकार का काम कर रहे होंगे, आपका परिवार इस प्रकार का होगा, आप शादीशुदा जिंदगी में होंगे, आपके घर में इतने परिवारजन हैं। इस तरह की जानकारी जब मुझे पता चली तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे ऑलरेडी यकीन करता था, लेकिन इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर भी यकीन बढ़ा कि हां, ऐप के थ्रू भी बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी तक आप लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में जानकर भविष्य को लेकर फिर से चिंताएं बनना शुरू हो गया होगा कि क्या होगा यदि इल्यूमिनाटी ऐसे ही काम करते रहा, और क्या होगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा। यदि आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है और ज्योतिष पे आपको यकीन है तो आप जाइए और एस्ट्रोटॉक पर जाकर अपने बारे में एस्ट्रोलॉजर से जानकारी मालूम कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, बात है शुरुआत की वर्ष 1776 की। जर्मनी के अंदर बावरिया नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहां पर एक इंग्लोस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम विशॉप। उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया। कई रिकॉर्ड्स के अंदर उनके इन स्टूडेंट्स की संख्या 4 बताई गई। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विशॉप ने अपने स्टूडेंट्स से इस समूह को हमेशा गुप्त रखने की बात कही और उनके स्टूडेंट्स ने उनकी इस बात को स्वीकार भी किया। इस तरह अपने 4 छात्रों के साथ मिलकर प्रोफेसर एडम विशॉप एक खुफिया एजेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। लेकिन यही नाम क्यों? इसका भी एक कारण है। असल में इल्यूमिनाटी एक लैटिन भाषा का शब्द है। इल्यूमिनेटस इसका प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। इल्यूमिनेटस का अर्थ होता है प्रबुद्ध या फिर ज्ञान से भरे हुए विशेष लोग। इस शब्द में इल्यूमिनाटी का अर्थ आता है कि बहुत ही ज्ञानी और विशिष्ट लोगों का कोई समूह है।
अब यह दूसरा सवाल आता है कि उन्होंने इस समूह को स्थापित क्यों किया। बड़ा सवाल है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर एडम के नजरिए से जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि उन्होंने रेडिकल सोसाइटी को खत्म करने और सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए शुरू किया था। प्रोफेसर एडम्स का मानना यह था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। वह चाहते थे कि लोग धार्मिक नियम कानूनों, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच से निकलकर अच्छा जीवन जिए, सबको समानता का अधिकार मिले और समाज को शिक्षित बनाया जाए। और जब प्रोफेसर एडम ने इस खुफिया एजेंसी की शुरुआत की तो जर्मन के शिक्षित लोगों का इसे समर्थन मिलना भी शुरू हुआ। धीरे धीरे सोसाइटी के लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स जो कि थोड़े बहुत पावरफुल लोग थे इस समूह से जुड़ने लगे। लेकिन कुछ साल बाद ही बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया समूह की भनक लग गई और बावरिया के प्रशासन को इस खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों के विचार अपने साम्राज्य के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी लगने लगे। इस घटना के बाद इस समूह को खत्म करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। साल आया 1779, जहां से लेकर 1785 तक बावरिया प्रशासन के लोगों ने घरों पर लगातार छापे मारकर जितने लोग इस एजेंसी से जुड़े हुए पाए गए उन सबको बाहर निकाला, उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें घर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। इवन कुछ रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि छापा मारने की प्रक्रिया के दौरान इल्यूमिनाटी से जुड़े कुछ लोगों के घर खास तरह की ट्रांसपेरेंट इंक के साथ मिले थे, जिसका यूज इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए किया करते थे। साथ में यह भी कहा गया कि इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग अपने लिए एक खास कोड नेम का उपयोग किया करते थे। छापेमारी के बाद प्रोफेसर एडम को राजद्रोह के आरोप में बावरिया शहर से बेदखल कर दिया और दूसरे शहर गोथा में भेज दिया, जो बावरिया शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। आपके दिमाग में अब तक एक प्रश्न बन चुका होगा, ऐसा कर क्यों रहे थे? साथियों, जब फ्रांसीसी क्रांति की आप जिक्र करते हैं ना, तो आप पाएंगे कि इल्यूमिनाटी का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से पूर्ण होता दिखा। इसलिए लोगों का यह तक मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी जिम्मेदार था। फिर से लौटते हैं। गोटा शहर में रहते हुए प्रोफेसर एडम फिर से कॉलेज में नौकरी करने लगे थे। साल 1830 तक जब उनकी डेथ हो गई तब तक वे वही नौकरी करते रहे। इस घटना के बाद जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि इल्यूमिनाटी 1784 में ही खत्म हो गया था, वहीं दूसरी थ्योरीज के हिसाब से इल्यूमिनाटी अभी भी धीरे धीरे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था और जर्मनी से बाहर निकलकर आसपास के देशों में भी अपने पांव जमा रहा था। कुछ लोगों का तो यह भी मत है कि थोड़े समय तक शांत रहने के बाद खुद प्रोफेसर एडम ने फिर से लोगों को इल्यूमिनाटी से जोड़ना शुरू किया था और अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक इल्यूमिनाटी के प्रचार प्रसार का काम करते रहे। जर्मनी में हुए छापामारी अभियान के ठीक 10 साल बाद फ्रांस की क्रांति प्रभावी रूप से शुरू होती है, जिसके साथ इल्यूमिनाटी का नाम दोबारा सामने आता है। तो फिर बड़ा सवाल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका क्या संबंध था? फ्रांस के हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन से इसका कनेक्शन है। आपको याद हो कि फ्रांस में सोशल और पॉलिटिकल ढांचे को हमेशा के लिए बदलने की एक क्रांति हुई थी, लेकिन जिन कारणों से फ्रांस में इस क्रांति का जन्म हुआ वो इल्यूमिनाटी के उद्देश्य में दिखाई पड़ते थे, इल्यूमिनाटी की विचारधारा से हुबहू मेल खाते थे। ऐसे में जो लोग इल्यूमिनाटी को समाप्त मान चुके थे, क्रांति होने के बाद उन्हें यह लगने लगा कि इस क्रांति को बढ़ावा देने, प्रशासन के खिलाफ लोगों को खड़ा करने में कहीं इल्यूमिनाटी का ही तो हाथ नहीं है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी वो तो सब लोग क्रांति में डिमांड कर रहे थे। लोग छुपकर थे लेकिन क्रांति कर दिए थे, जिसके बाद इल्यूमिनाटी फिर से लोगों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। फ्रांस में हुई इस क्रांति ने इल्यूमिनाटी का नाम इतना प्रभावशाली बना दिया कि यूरोप समेत अब अमेरिका में होने वाली कई क्रांतियों में इसका जिक्र होने लगा। 1815 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच हुए वाटरलू मतलब उस युद्ध को भी इल्यूमिनाटी के द्वारा ही प्रायोजित माना गया, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। फ्रांस पर उसका शासन भी समाप्त हुआ था। यानी इन्होंने गुप्त रूप से समाज से ऐसे लोगों को मिटाने का प्रयास किया जो इनकी विचारधारा के विपरीत थे। साथियों, इतिहास की इन घटनाओं के बीच इल्यूमिनाटी का संबंध कितना सही और कितना गलत है, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती रही जिनके साथ इल्यूमिनाटी का संबंध जोड़ा जाता रहा, जिसमें सबसे बड़ी घटना थी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। विचार कीजिए कि अमेरिका जैसे मोस्ट पावरफुल नेशन के राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है और कोई कारण निकलकर सामने नहीं आता है। तो फिर बड़ा सवाल है कि 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमयी मौत हुई, तब इल्यूमिनाटी का नाम कैसे निकल कर आया? अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कोई आम बात नहीं थी। इसको लेकर के द बबुक्का लेडी के नाम से एक बहुत ही फेमस थ्योरी भी प्रचलित हुई, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि जिस समय कैनेडी की हत्या हुई उस दौरान उनके आसपास एक महिला थी जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली बंदूक थी। लोगों का कहना था कि इस महिला ने ही जॉन एफ कैनेडी की हत्या की थी। इसका संबंध इल्यूमिनाटी खुफिया एजेंसी से था। यह भी दावा किया जाता है कि कैनेडी की हत्या के बाद उस महिला को फिर से कभी दोबारा नहीं देखा गया और ना ही कैनेडी के हत्यारों का कुछ पता चल सका। हालांकि जॉन एफ कैनेडी की इस हत्या के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, FBI के साथ रूस की खुफिया एजेंसीज पर भी जांच की गई। इस घटना के बाद इल्यूमिनाटी से जुड़ी ऐसी ही एक और घटना साल 2009 में तब घटी जब पॉप डांसर पॉप किंग माइकल जैक्सन की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ होने की खबर थी। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि वे इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी खुफिया एजेंसी के नियमों के अनुसार कोई भी मेंबर पब्लिक में इल्यूमिनाटी के साथ अपने संबंधों की बात नहीं कर सकता, जिसके लिए उनको मार दिया गया। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में माइकल जैक्सन की मृत्यु का कारण ड्रग ओवरडोज बताया गया, लेकिन माइकल जैक्सन अकेले सेलिब्रिटी नहीं थे जिनको इल्यूमिनाटी का सदस्य बताया गया हो, क्योंकि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने यह दावा किया है कि विंस्टन चर्चिल, बुश का परिवार, बराक ओबामा सहित कई बड़े लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य थे या हैं। इसके अलावा अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी ने इस ग्रुप से जुड़े होने का दावा किया। लोगों का कहना है कि कैटी ने अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्म करने के दौरान इल्यूमिनाटी के त्रिकोण वाले चिन्हों को दिखाया। कैटी पेरी के साथ इस लिस्ट में जस्टिन बीबर, माइली साइरन, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, काइने वेस्ट और एमिनम जैसे आर्टिस्ट पर भी इस ग्रुप के साथ संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी आज भी हमारे बीच मौजूद है और उन्होंने अपने संगठन को नया नाम भी दिया है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज के समय इल्यूमिनाटी दुनिया को अलग अलग देशों में बांटकर नहीं देखता। इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम के नीचे लाना चाहता है, जिससे ये लोग सारी दुनिया को अपने हिसाब से चला सके। अपने हिसाब से चलाने का मतलब है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को सारी दुनिया के ऊपर लागू किया जा सके। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ये खुफिया एजेंसी पावरफुल लोगों को अपना मेंबर बनाती है, फिर उनके जरिए उनके फॉलोअर्स को प्रभावित करती है।
साथियों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के इन बड़े बड़े दावों को जानने के बाद अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि इल्यूमिनाटी जैसी कोई खुफिया एजेंसी क्या सच में मौजूद है? तो इतिहास में हुई इन तमाम बड़ी घटनाओं में से एक दो घटनाओं में इनका हाथ होने का जिक्र होने से यह बिल्कुल भी साबित नहीं हो जाता कि यह दुनिया की खुफिया एजेंसी आज भी एक्टिव है। सच यह है कि लंबे समय तक इल्यूमिनाटी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में इसका जिक्र भी बार बार होता रहा। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि जब साल 1777 के आसपास इसकी शुरुआत हुई तो उसके बाद कुछ समय तक या फिर 20 से 30 साल तक ये एक्टिव रही हो, लेकिन इतने सालों बाद तक एक्टिव रहना, किसी को भी इस खुफिया एजेंसी के बारे में जानकारी ना होना, यह बड़ा ही असंभव सी बात है। हालांकि अभी भी लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो इस बात को मानता है कि इल्यूमिनाटी आज भी एक्टिव है। खासतौर पर यूरोपीय देशों में इल्यूमिनाटी को लेकर आज भी लोगों में यह विश्वास है कि खुफिया एजेंसी आज भी मौजूद है। लेकिन दावों और कहानियों को एक किनारे रखकर इसे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आज भी यह समूह मौजूद है और वाकई में इतना ताकतवर है, तो दुनिया में जो हो रहा है वह सब इसकी मर्जी से ही हो रहा है। तो फिर इस समूह का मिशन कहा जा सकता है कि यह लोगों को धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, धार्मिक राजनीति से बाहर निकालना चाहता है। तो इनका यह प्रभाव कहीं पर भी नजर क्यों नहीं आता? क्यों आज के समय में भी बहुत सारे देशों में धर्म के नाम पर कट्टरता अपने चरम पर है? क्यों बहुत सारे देशों में आज भी आतंकवाद से लोग पीड़ित हैं? क्यों मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांत है? वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चाइना जैसे देश कमजोर देशों को तबाह कर रहे हैं। तो कहां है ये इल्यूमिनाटी? और एक प्रकार से उनका शोषण ही कर रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर इल्यूमिनाटी सच में है तो यह अत्याचार होता हुआ देखकर ये सब होने से क्यों नहीं रोक पाते? अपनी ताकत से उन्हें रोकना चाहिए। और ये तो हमने कुछ ही घटनाओं का जिक्र किया, दुनिया में ऐसी रोज घटनाएं होती हैं जो इल्यूमिनाटी के विचारों के विरुद्ध हैं। तो ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? तीसरी बात यह भी है, जो भी इस समूह से जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे उनका चिन्ह ल्यूसीफर, शैतान की आंख, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, ब्लैक मैजिक यूज करते हैं, उनके मेंबर्स अपने फॉलोअर्स की बलि देते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सभी बातें इंटरनेट की तमाम वेबसाइट पर लिखी हुई बातें हैं जिनका कोई भी रिसोर्स इसकी गारंटी नहीं देता। यानी कि ये कहानी मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा भी हो सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई घटना घटी, उसका किसी के पास जवाब नहीं था, तो जवाब के नाम पर इल्यूमिनाटी का नाम दे दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इल्यूमिनाटी लोगों को शिक्षित और आधुनिक विचारधारा से जोड़ने की बात करता है, तो दूसरी ओर वह लोगों को शैतान की पूजा और ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिकों से जोड़ रहा है। ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसी कारण से इसे परिलोक की कथाओं जैसा माना जाता है कि नहीं भी है और है भी है। होता हुआ घटना दिखता है, जवाब नहीं मिलता तो इल्यूमिनाटी है। लेकिन जब बातें बड़ी बड़ी करें, समानता की बात करें, अंधविश्वास मिटाने की बात करें, चर्च के शासन के विरुद्ध खड़े होने की बात करें, वहीं खुद तांत्रिकों की बात करें, इसका मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ऐसी स्थिति में इल्यूमिनाटी के नाम पर जो कुछ लिख दिया गया है उसको होने और ना होने को लेकर लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी की इस आग में घी डालने का काम जॉन एफ कैनेडी की हत्या और माइकल जैक्सन की हत्या ने किया। किसी आधार पर इल्यूमिनाटी के ऊपर उन्हें मर दिया गया। इसके अलावा कोविड महामारी जैसी घटनाओं को भी, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता कि ये कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, सारी घटनाओं का संबंध धीरे धीरे सीधे सीधे इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया गया। आप इतिहास में घटित हुई इन सारी घटनाओं को देख लीजिए जिनसे इल्यूमिनाटी का नाम जोड़ा गया हो, उनका कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। क्यों हुए, किसने किया, क्यों किया? जब इन सारे सवालों के जवाब ना मिले हो तो इल्यूमिनाटी को लाकर सामने खड़ा कर दो। अब ये जानबूझकर किया गया या कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया, इसका जवाब देना तो हालांकि थोड़ा असंभव है, पर कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होती ही है। इसके साथ बहुत से लोगों ने इल्यूमिनाटी का उपयोग अपनी किताबों को बेचने, उनके लेखों को पॉपुलर बनाने के लिए और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा बन जाने के लिए भी किया हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम लेखकों का इल्यूमिनाटी के नाम पर इस प्रकार का प्रयोग, यह प्रभाव हुआ कि लोगों के बीच प्रसिद्धि के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी उनके दिमाग में अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को या संभावनाओं को बिठा दिया। आज भी लाखों लोग मौजूद हैं जो कि बिल्कुल निराधार रूप से इल्यूमिनाटी के रूप में विश्वास रखते हैं और उन थ्योरीज को जीते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको आपके साए से डर सताए कि यह है भी और नहीं भी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समाज के अंदर लंबा इतिहास रखती है। इल्यूमिनाटी भी उनमें से एक है। कुछ वर्षों की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जैसे कि 2012 के अंदर दुनिया समाप्त होने की भविष्यवाणी हो, या कोविड पैंडेमिक के दौरान बिल गेट्स पर दुनिया भर की सरकारों को पैसा देकर के महामारी फैलाने का आरोप लगाना हो, इत्यादि। साथियों, अब आखिर में आपके सवाल का जवाब, मैंने वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या हमको इससे डरने की जरूरत है, तो इसका जवाब भी संभवतः आपको मिल ही गया होगा कि जो चीज केवल इतिहास और कहानियों तक सीमित है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वो है वास्तविकता में पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना, बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं का। इन सभी चीजों का जो आज हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है, हमें आवश्यकता है इनसे पड़ने वाले इंपैक्ट की चर्चा करने की। ये था आज का हमारा वीडियो इल्यूमिनाटी पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।